हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा और किस प्रकार से किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान हम निर्धारित करते हैं उसके बारे में समझा था। तत्पश्चात हमने अणु क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा कि अणु दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो बनने वाली जो संरचना है वो अणु कहलाती है। ठीक है, और परमाणु अस्तित्व में किस प्रकार से रहते हैं इसके बारे में भी समझा था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रहते हैं, ये आपस में जुड़कर अणुओं का निर्माण करते हैं। और हमने अणु की जो परिभाषा लिखी थी वो यही थी, अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो रासायनिक आबंधों द्वारा आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारी अणु की परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है या ये परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े हुए होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्म कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अणु को हम उस तत्व या यौगिक के उस सूक्ष्म कण के बारे में हम परिभाषित कर सकते हैं जिसमें वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमाणु जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको स्वतंत्र अवस्था में रहने के लिए परमाणु के रूप में ही वो स्थापित हो सकता है। लेकिन जो परमाणु होता है वो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और जो अणु होता है जो कि दो परमाणु या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में मिलने से बनता है, और यह जो आपस में मिलते हैं वो रासायनिक बंधन या आकर्षण बल जो होता है उनके माध्यम से ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं और अणु का रूप धारण करते हैं और अणुओं के माध्यम से ही तत्व या यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु निर्मित करते हैं। यहाँ पर एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हीलियम, हीलियम जो तत्व है इसका परमाणु होता है He और यही मिलकर दो परमाणु आपस में मिलकर हीलियम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का जो होता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु ये अपने आप में ही होता है, ऐसे हाइड्रोजन जो है इसका संकेत होता है H और इसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है वो होती है A। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु और दूसरा परमाणु दोनों मिलकर H2 यानी हाइड्रोजन का अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो है एक ही तत्व के जो परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो परस्पर आपस में सहयोग करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे तो ये हो गया, साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन का परमाणु है और यहाँ पर इस प्रकार से संरचना बनती है जो कि एक रासायनिक आबंधन के द्वारा होती है कि इस प्रकार से ये संरचना बनती है। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु लिया जाता है और क्या बनता है H2O जिसे हम कहते हैं जल। और यह क्या होता है, यह एक यौगिक होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो तत्व होते हैं वो एक ही परमाणुओं के आपस में मिलने से अणु का निर्माण करते हैं या अलग अलग परमाणु अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वे आपस में जुड़कर
यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जल है यह एक यौगिक का निर्माण करता है जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु सम्मिलित होता है। ठीक है, अब तत्वों के अणु की हम बात करते हैं। तत्वों के अणु, ठीक, किसी तत्व के एक अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचरित होते हैं या बनते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो तत्व है इसके जो परमाणु है ये आपस में ही जुड़कर हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण करते, हाइड्रोजन अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, आर्गन, हीलियम इत्यादि अनेक तत्वों के अणु इसी तत्व के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। क्योंकि हीलियम की हमने बात की थी, तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 2 है। ठीक है, यानी इसमें जो परमाणु की संख्या है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, और इसी बेस पर हम आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके जो कोश में है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होती है, प्रोटॉन की संख्या 0 रहती है। तो इस प्रकार से इसका जो परमाणु क्रमांक बनता है 2, तो ये आपस में ही अपने अणु का निर्माण कर लेते हैं। जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। तो जितनी भी अधातुएं होती हैं, अधिकांश अधातुएं जो है उनमें इस प्रकार से निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के अणु। यदि हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि अधिकांश जो अधातुएं होती है वे एक ही परमाणु द्वारा जो निर्मित होती है, तो ऑक्सीजन के अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। ऑक्सीजन का जो एक अणु है जिसे हम बोलते हैं O2, तो यह O2 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ये एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु, और क्या निर्माण करता है, O2 का निर्माण करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो अणु बनता है वो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। यह जो ऑक्सीजन है ये क्या है, द्विपरमाणु, द्विपरमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो अणु है द्विपरमाणु है, क्योंकि इसमें 2 परमाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब इसके साथ एक और ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ जाता है तो वो बनाता है O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन। क्या कहते हैं, ओजोन। ओजोन का जो सूत्र होता है, अणु सूत्र, वो होता है O3, और इसे भी कहते हैं त्रिपरमाणु या त्रिपरमाणु। बच्चों, तो इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। यदि सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाते हैं, जैसा कि हमने देखा, तो ये आपस में परस्पर सहयोग करते हैं और O3 प्राप्त होता है, और इसे हम त्रिपरमाणु अणु कहते हैं। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। यानी अच्छी तरह से सुन लीजिए, किसी अणु की संरचना में, जो अणु की संरचना बन रही है, में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को, जितने परमाणु यहाँ पर जुड़ रहे हैं उस परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन मिल जाता है कि परमाणुता से आप क्या समझते हो, तो उत्तर आपका रहेगा कि किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, उसकी परमाणुता कहते हैं। ठीक है, धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, कुछ विशेष होते हैं। इनमें जो बंध बनता है, किस प्रकार से ये परमाणु आपस में जुड़ते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम ये समझ लेते हैं कि
और आगे हम जो है वो समझेंगे कि आखिर इनमें वो प्रक्रिया किस कारण से होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक पीरियोडिक टेबल बनाई जाएगी और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या, प्रोटॉनिक संख्या जो है व्यवस्थित से और बताया जाएगा, जिससे आपको ये किस प्रकार से आपस में जुड़ते हैं, किस प्रकार से बंध बनता है, इसके बारे में आपको फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे कार्बन, इनकी जो परमाणुक संरचना जो बनती है, आणविक संरचना का जो निर्माण होता है परमाणुओं से, तो उसकी संरचना जो है सरल नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। यानी हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। यदि हम उसकी संरचना बनाते हैं तो 1s2 2s2 और 2p4, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे बाद में, लेकिन सामान्य रूप से आपको बता दें कि जो परमाणु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के भरने की क्षमता के आधार पर, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान होता है उसी के आधार पर परमाणु या तत्व आपस में क्रिया करते हैं, नए आबंध बनाते हैं और नए पदार्थों की संरचना होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए थे, लेकिन आते हैं केवल यहाँ पर 6, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी अन्य पदार्थों से के जो तत्व होते हैं और उनके जो परमाणु होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये अपनी संरचना को पूर्ण करता है और उसे लेकर ही वह नए पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इन पदार्थों की संरचना जो होती है जटिल होती है और उन्हीं जटिलताओं के कारण उनकी संरचनाएं जटिल माध्यम में ही बंधी हुई रहती है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर कार्बन होता है, लेकिन इनके जो अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण ये लगभग सभी तत्वों के साथ अपना बंध आसानी से बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ तत्वों की परमाणुओं का हम अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ तत्वों की परमाणुता दी गई है, जिसमें हम तत्वों के प्रकार को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आती है अधातु। अधातु के अंतर्गत जो मुख्य जो तत्व जो पदार्थ होते हैं वो है आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस और सल्फर। इसमें जो आर्गन हीलियम है इसमें एक परमाणु उसकी परमाणुता होती है, यानी यहाँ पर उसका एक ही परमाणु आपस में जुड़ता है और अणु का निर्माण करता है। ठीक है, यानी इसकी जो संख्या होती है ये पूर्ण रूप से होती है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये एक परमाणु के रूप में बन रहा है। ऐसे ऑक्सीजन के बारे में आपको बताया कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में जुड़कर एक अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे द्विपरमाणु कहते हैं। ऐसे हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं और द्विपरमाणु का निर्माण या अणु का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन जैसे O2, ये हीलियम अपने आप में पूर्ण रहता है, ऑर्गन ये अपने आप में पूर्ण रहता है। एक हाइड्रोजन का जो है H2 बनता है, नाइट्रोजन का भी N2 जो कि द्विपरमाणु को प्रदर्शित करता है। क्लोरीन के लिए भी जो है द्विपरमाणु बनता है। फास्फोरस जो है P4 के रूप में P4 के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित होता है, यानी इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 4 होती है। और जो सल्फर होता है यह बहुपरमाणु होता है, यानी इसमें 1 से लगाकर 6 तक के परमाणुओं को यहाँ पर संरचना बनती है उसकी, यानी यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक के परमाणु इसके साथ जुड़ते हैं, वो अलग अलग विधियों के माध्यम से होता है। यह सल्फर जो है अलग अलग प्रकार के जो तत्व होते हैं, उनके जो परमाणु होते हैं उनके साथ किस प्रकार से सहयोग करता है। तो यह 1 से लेकर 6 तक, सामान्यतः 1 से 4 तक होता है, लेकिन यह 6 तक अपनी परमाणुता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर धातु के रूप में। तो धातुओं के रूप में जो सोडियम है वो एक परमाणु होता है, आयरन भी एक परमाणु होता है, एल्यूमिनियम भी एक परमाणु और कॉपर भी एक परमाणु होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो Fe, Al और C, तो ये जो है तत्व और तत्व में जो धातु और अधातु होते हैं
ये अलग अलग प्रकार से परमाणुओं को आपस में जोड़ते हैं और अणुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यौगिकों के अणु। अभी हमने जो पढ़ा है वो है तत्वों के अणुओं के बारे में कि तत्व किस प्रकार से अणु का निर्माण करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो यौगिकों का अणु। तो यहाँ पे यौगिकों के अणु के बारे में पढ़ रहे हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक अणु निर्मित करते हैं। यौगिक की परिभाषा हमने अच्छी तरह से लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी कि यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित मात्रा में मिलते हैं तो बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, ये यौगिक की परिभाषा होती है। तो यौगिक की जो तत्व है जो भिन्न भिन्न तत्व परमाणु एक निश्चित अनुपात में जोड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे जल क्या है, यौगिक है, अमोनिया भी यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है यौगिक है, क्योंकि इनमें जो तत्व आपस में जुड़ते हैं वो एक निश्चित मात्रा में होते हैं। जैसे यहाँ जल की बात करते हैं तो यौगिकों के जो अणु बनते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, H2O। ठीक है, जो कि जल का एक आणविक सूत्र है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा है, उसके जो अणु है, परमाणु है, वो सदैव 2 रहते हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु यहाँ पर आता है। ठीक है, और इनका जो द्रव्य अनुपात होता है वो सदैव 1:8 होता है। ठीक है, द्रव्य अनुपात कैसे निकालते हैं हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो अनुपात होता है ये 1:8 के अनुपात में होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अमोनिया जो है एक यौगिक के रूप में होता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे बोलते हैं NH3। ठीक है, तो इनके जो मध्य जो अनुपात होता है, द्रव्यमान अनुपात जो होता है वो 14:3 का अनुपात होता है और एक यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के जो परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और इसमें जो अनुपात होता है द्रव्य अनुपात वो होता है 3:8। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से यौगिक के अणु का निर्माण होता है। साथ में ही आयन यौगिक भी बनते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो आयन क्या होते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। जितने भी धातु और अधातु यौगिक जो होते हैं वो आवेशित कणों से बने होते हैं जिन पर प्लस और माइनस चार्ज बना होता है। ठीक है, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। यानी जितने भी हमारे धातु और अधातु जो यौगिक होते हैं उनमें आयन होते हैं जो कि धन आवेशित और ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, तो इन आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। कौन सा आवेश, एक नेट आवेश जो है विद्यमान रहता है और इन्हीं आवेशों के आदान प्रदान से, यानी जो ऋण आवेश होते हैं इन्हीं के आदान प्रदान से पदार्थों के मध्य विक्रिया होती है और नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं तथा धन आवेशित कण को जो है धनावेशित आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, हम उदाहरण किसका लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन तथा ऋणात्मक क्लोरीन आयन होता है। संगठक कण के रूप में ये विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं।
यदि हम इसको जल में विलय करते हैं तो यहाँ पर जो सोडियम है वो धन आयन में टूट जाता है और क्लोरीन जो है ऋण आयन में बन जाता है। वो किस प्रकार से बनता है हम शॉर्ट में उसको थोड़ा समझ लेते हैं, आगे इसके हम रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आपको एक सारणी दी गई थी जिसमें हमने परमाणु और उनके परमाणु क्रमांक के बारे में लिखा था, ठीक है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो है 17, ठीक है। तो सोडियम प्रत्येक जो परमाणु होते हैं वो अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2 p6 3d10। तो ये इलेक्ट्रॉनों के भरने की एक संरचना होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, जिसका हम आगे और पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। तो हम सामान्य रूप से छोटे रूप में इसको समझ लेते हैं कि जो पहला उपकोष होता है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, 6 और 2 मिला के 8 है, तीसरे में भी 8 होते हैं और फिर इसके पश्चात 18, ठीक है। इस प्रकार से परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। चूंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो 1s2 2s2 p6 6 2 8 9 10, अगला जो जाएगा 3s1, ठीक है। तो इस प्रकार से सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है। या तो ये इसने अपना अष्टक पूर्ण किया, इसने भी अपना अष्टक पूर्ण किया। अब यहाँ पे तीसरी जो उपकोष है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, लेकिन है कितने, 1। आवश्यकता कितने की है, 7 की, ठीक है। ऐसे ही अगर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हम देखें तो वो 17 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं 1s2 2s2 p6 3s2 p5, यानी इसमें 2 आ चुके हैं, इसमें 8 आ चुके हैं, इसमें 8 आने थे लेकिन आए 7। आवश्यकता है यहाँ पर 1 की। तो यहाँ पर सोडियम जो है या तो 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे और अपना अष्टक पूर्ण करे, ठीक है, या फिर क्लोरीन जो है वो 1 ग्रहण करे या अपने 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागे। तो होता क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन लेना है या त्यागना है तो उसके लिए निकालने या छोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि ये 7 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इसमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यदि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसको अत्यधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। तो